सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। प्रोग्राम तब्दीली के साथ और अमीर अब्बास साहब की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी फिर से मुझे सौंपी गई है। दो बहुत अहम मौज़ूआत हैं इस वक्त जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये एक अनोखी हुकूमत इस लिहाज से भी हो चुकी है कि इसको अपने अंदर से ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है और जब से ये हुकूमत आई है कोई ना कोई स्कैंडल आता चला जाता है। आज की अगर बात कर लें तो शाह महमूद कुरैशी साहब बोले और क्या खूब बोले और फिर उन्हें निशाना बना दिया जनाब जहांगीर खान तरीन को ही, जो कि एक बहुत अहम शख्सियत है तहरीक इंसाफ में, कोई माने या ना माने। और आप सब ने तस्वीरें देखी होंगी जब ये हुकूमत साजी हो रही थी, जिस वक्त एक एक शख्स बड़ा अहम था, एक एक MPA, एक एक MNA। तो जहांगीर तरीन साहब का तो मजाक बन गया कि वो जहाज़ पर लोगों को लेकर आ रहे हैं और बाकायदा उनके गले में वो पहना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे हैं, जहाज़ भर भर के आ रहे हैं। तो इतनी अहमियत थी जहांगीर खान तरीन साहब की। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उनके खिलाफ आया। लेकिन अब क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज ये कह दिया कि इससे बड़ी सुबकी होती है, अपोजिशन को भी जवाब देना पड़ता है। तो काबीना में शामिल नहीं है जहांगीर खान तरीन साहब, तो लिहाजा काबीना की मीटिंग्स में भी वो ना आए। और अगर उन्होंने कोई मदद करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर कोई इनपुट देना है, इतना ही आम है तो वो वैसे दे दे। अब जहांगीर खान तरीन साहब ने भी ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि जी मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है और मैं उसी के लिए काम करता हूं और उसी ने जो कहा है उस पर चलूंगा और मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। उनके दिफा में दीगर लोग भी सामने हैं जहांगीर खान तरीन साहब के कि जनाब काबीना के लोग, वजीर उनको बुलाते हैं कि आप आएँ और आप बड़े समझदार आदमी हैं, खासतौर पर ज़राअत के हवाले से दीगर शोबों में भी आपकी राय बड़ी अहम है। अब ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का मामला नहीं है। ज़रा आप पीछे जाएँ तो फवाद चौधरी और नईमुल हक, आपको पता है जनाब, बिल्कुल सरेआम बीच चौराहे पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस कदर सख्त जुबान बोलते रहे, कभी ट्विटर पर, कभी कहीं कभी कहीं। और पीछे जाएं तो आपको नजर आएगा कि शेख रशीद साहब भी फवाद चौधरी साहब के बारे में मीडिया में लीक हो गई। उससे और पीछे चले जाएं तो आपको मीटिंग याद होगी कि काफ लीग के सीनियर रहनुमा बैठे हैं और जहांगीर खान तरीन साहब सामने बैठे हैं और शिकायत किसकी हो रही है? गवर्नर पंजाब की, तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा चौधरी सरवर साहब की, कि जनाब इनको समझाएं। तो ये एक सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, मुसलसल चल रहा है। और ऊपर से चैलेंजेस आप देखेंगे, पेट्रोल की कीमत 6 रुपए तक बढ़ गई है। इन दोनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हारून साहब ने, जो कि पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हारून ख्वाजा साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब और कमर चीमा साहब, दोनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले नसीम सिद्दीकी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ क्या अपने लोगों में इंसाफ नहीं कर पा रही? इमरान खान से अपने ही खिलाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहे? ये तो एक डायलामा है, एक अलमिया है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, शुरू से जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो डिसिप्लिन का मसला चल रहा है। ये जो उनकी अंदर की बातें होती हैं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, उसको ये ट्विटर के ऊपर लाके उछालना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे कि जब नवाज़ शरीफ को नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था तो उसके बाद PTI और इमरान खान समेत तमाम लोगों ने यही कहा था कि वो ना तो अपनी पार्टी को हेड कर सकते हैं, ना पार्टी की मीटिंग में बैठ सकते हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा शोर किया गया था। तो अगर इसी मिसाल को लेके वो आगे चले तो शाह महमूद कुरैशी की बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी जहांगीर तरीन साहब वफाकी काबीना के इजलास में या किसी और अहम मीटिंग में पाए जाते हैं तो अपोजिशन काफ़ी शोर मचाती है और पार्टी को जवाबदेह होने पड़ता है। तो उन्होंने सही कहा कि अगर वो कोई मुशावरत करना चाहते हैं या पार्टी की हेल्प करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अलहदा से इमरान खान साहब से मिलते हैं या किसी और जगह उनको मशवरे दे सकते हैं, लेकिन काबीना की मीटिंग में कम से कम उनको नहीं आना चाहिए। उनके हक में भी फिर चौधरी फवाद ने भी और उसके अलावा फैसल वाउडा ने भी ट्वीट किया है। तो ये जो पार्टी के इख्तलाफात हैं ये इस तरह सरेआम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुल्की हालात जिस किस्म के जा रहे हैं, जिस तरह मौशी हालात है, ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है।
तो अभी तो जो हुकूमत है उसको इसी का जवाब नहीं दे पा रही। तो इस तरह के जब मसाइल सामने आ जाते हैं तो उससे बड़ी पार्टी की सुबकी होती है। जिस तरह के नईमुल हक या चौधरी फवाद साहब की भी टसल ट्विटर के ऊपर उभरी थी, तो इनको ये नहीं चाहिए कि जो अपनी पार्टी के अंदरूनी मसाइल जो है उनको ट्वीट के ऊपर लेके आए। इस तरह इमरान खान साहब की भी सुबकी होती है और पार्टी भी बड़ी बैकवर्ड पोजीशन पे उसको जाना पड़ जाता है। जी, लेकिन बिल्कुल सही बात है हारून साहब, तो क्या इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा? ये सब बातें इन लोगों को भी पता है, सीनियर सियासतदान है, बड़े समझदार हैं कि हमें मीडिया में आकर सबके सामने बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर कर रहे हैं ये बातें एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए। तो इमरान खान साहब पर भी दबाव वो डाल रहे हैं और उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हुकूमत इतनी मुश्किल में है, माशी हालात मुश्किल हैं, ऑपोजिशन के हाथ में कुछ और चीज़ आ जाएगी तो कैसे उसका ऑपोजिशन का मुकाबला करेंगे। और ये इन दोनों की जो लड़ाई है ये तो इलेक्शन से पहले की है। टिकटें देने पर भी आपको याद होगा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया था कि इन लोगों से मांगूंगा मैं टिकट, कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये होते कौन है टिकटें बांटने वाले, मैं नहीं मांगूंगा इन लोगों से टिकट। तो ये तो तब से कहानी शुरू है। हारून साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसमें एक असूली बात है और दूसरा कन्वेंशन की बात है। कन्वेंशन की बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ बिलखसूस और दुनिया में बाकी जगहों पे भी जो ये डेमोक्रेटिक कल्चर होता है इसके अंदर पुश एंड पुल फैक्टर होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, हर किसी का अपना नज़रिया है और पीटीआई जो है वो कोई ऐसी नज़रियाती पार्टी नहीं कि वो राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट पार्टी है। उसके अंदर तो इट्स इमरान खान साहब की शख्सियत को देख के बहुत से लोग आए हैं, तकरीबन हर पार्टी से आए, राइट लेफ्ट सेंटर, तो इसमें ऊपर नीचे हर तरफ से लोग आए हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि पुश एंड पुल फैक्टर पीटीआई में दूसरी पार्टियों से बहुत ज़्यादा है। एक नई पार्टी भी है, इस वजह से भी पुश एंड पुल फैक्टर है। अब जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की, ये आपने खुद ही कहा कि इलेक्शन से पहले के ये पावर सेंटर्स बने हुए हैं, बल्कि तीसरा पावर सेंटर नईमुल हक साहब हैं। तो ये तीन बड़े स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर्स शुरू से पीटीआई के अंदर हैं। तो ये तो कन्वेंशन की बात हो गई जी। असूल की बात क्या है, वो शाह महमूद साहब ने ठीक कहा है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनको नाअहल करार दिया है तो वो कैबिनेट की मीटिंग्स में उनको नहीं बैठना चाहिए और जो भी मुशावरत है वो ज़रूर करें, प्राइम मिनिस्टर को दें, किसी और को भी दें। मसला ये है कि असद उमर साहब की जो परफॉर्मेंस है जो कि इतनी ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं है, उसकी वजह से पीटीआई के अंदर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की कोई एक्सपर्टीज़ रह ही नहीं गई है। तो प्राइम मिनिस्टर को गालबन उनको टैप करना पड़ा है जहांगीर तरीन साहब के अंदर दोबारा, क्योंकि और कोई बंदा नहीं है वहाँ पे जो कि इस लेवल के ऊपर जिसका एक्सपीरियंस हो या रिसर्च हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल सी कोई चीज़ है, इसको कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। ये वही उसी तरह सेटल हो जाएगा जिस तरह नईमुल हक साहब और फवाद चौधरी साहब का हुआ। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये हर पार्टी में होता है, लेकिन हमें याद है कि मुस्लिम लीग नून में चौधरी निसार साहब, ख्वाजा आसिफ और दीगर बहुत से लोगों की आपस में नहीं बनती थी, शहबाज शरीफ साहब की कई सीनियर रहनुमाओं से नहीं बनती, लेकिन वहाँ ये था कि एक शख्सियत है और वो कंट्रोल कर लेती है कि जनाब नवाज शरीफ है तो बस सब उसके पीछे। इसी तरह जरदारी साहब हैं, वहाँ कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, अलग पार्टी अगर आप बना लें। तो इमरान खान साहब की पार्टी निस्बतन नई है या उतना रोब दबदबा नहीं है इमरान खान साहब का, क्या वजह है कि ये इस तरह से हो रहा है? वरना ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को कहते हैं कि जी ना करें, मना कर दें, तो ये बात इस तरह सामने ना होती है। भाई असद उमर और जहांगीर तरीन साहब की भी कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि वो भी एक दूसरे से खुश नहीं। देखिए, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है 2011 के बाद जब इमरान खान साहब की पार्टी जिसने अरूज पकड़ना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने अंदर आना शुरू किया, तो डेफिनेटली डिसिप्लिन का फुकदान रहेगा। एक नई पार्टी है, हायरार्की इस्टेब्लिश होनी है, नंबर 1 तो है इस्टेब्लिश है, 2, 3, 4, ये बाकी हायरार्की कैसे इस्टेब्लिश होनी है? इसमें जहांगीर तरीन साहब को एक एज आता है कि उनके बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत की है, पैसा बहुत है। तो जो शाह महमूद कुरैशी ने बात की है वो तो टेक्निकली एंड लीगली बात कर रहे हैं, तो उन्होंने टेक्निकली लीगली बात करके तो अपोजिशन को ज़्यादा स्पेस दे दिया है कि वो तरीन साहब पे तनकीद कर सकें और ऑटोमेटिक प्रेशर इमरान खान साहब पे जाएगा। जबकि देखा जाए तो इमरान खान जो आता है कि इमरान खान साहब पर्सनली शायद यही चाहते हैं कि जो जैसे लड़ता है लड़ते रहें, इससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको ये आपस में जब लड़ते रहते हैं तो उनको पता रहता है कि अपनी पोजीशंस इन दोनों ग्रुप्स की क्या है, और दूसरा वो कोई इतना ज़्यादा कोई डिसिप्लिन पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इनमें से कोई भी इतना बड़ा कंटेंडर नहीं है, कोई उनको टारगेट करने वाला बंदा नहीं है, ना ही उनकी पोजीशन को टारगेट करने वाला है। सो इमरान खान साहब ने सबको आज़ादी दी हुई है बोलने की, जो मर्जी बोले, वरना शाह महमूद कुरैशी साहब
जानते हुए कि तरीन साहब कितना काम कर रहे हैं खान साहब के लिए, कभी ऐसे ना बोलते। सो मेरा ख्याल है सबको स्पेस मिली हुई है, लेकिन कोई इतना बड़ा डिसिप्लिनरी इशू नहीं होगा जिसकी वजह से पार्टी के स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। लेकिन डेफिनेटली यहां पे एक चीज सामने आ रही है कि ग्रुप्स तकसीम हो गए हैं। लोग वावडा साहब सपोर्ट कर रहे हैं तरीन साहब को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। तो और दूसरी बात सबसे जो इंपॉर्टेंट शाह साहब को बुरी लग रही है वो ये है कि सारी की सारी पंजाब कैबिनेट और पंजाब के जो एमपीएस और एमएनएस हैं वो जाके तरीन साहब से रोज मिलते हैं, फेडरल मिनिस्टर तरीन साहब से रोज मिलते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो उस सेंस में जो पॉलिटिकल जो एक्यूमेंट था उनका जो पार्टी के लिए, वो तो उतना ज्यादा नहीं और स्पेस अपनी नहीं घेर सके। सो जो मुझे नजर आता है कि शाह साहब को ये बात बुरी लग रही है कि सारी स्टाफ, देखिए जो हमें पता है वज़ीर आला पंजाब की जितनी पोजीशन है वो हमें सबको पता है, तो इस सारी सिमत में पंजाब की सारी जो मिनिस्टर्स का तरीन साहब से रोज मिलना, आए दिन कभी कोई मिनिस्टर मिल रहा है कभी कोई मिनिस्टर ले रहा है, और डिक्टेशन लेना, शाह साहब को पता है कि उनकी स्पेस पंजाब में कम हो रही है और फेडरल में फॉरेन मिनिस्टर होना तो बिल्कुल पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो शाह साहब एक थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं और परेशान है कि तरीन साहब उनके इस्लामाबाद बैठने से पंजाब का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें इनरोड्स कर गए हैं, जो कि उनके लिए वो समझते हैं कि उनके लिए आइंदा भी आने वाले वक्तों में अच्छा साबित नहीं होगा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कमर साहब का। नसीम साहब आप क्या समझते हैं, ये भी एक वजह है जो पुरानी इनकी चप्पलिश चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो भी एक वजह है इसकी? ये कमर साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब यकीनन हैं तो दोनों बड़े अहम इमरान खान के लिए, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब की जो पोजीशन कमर साहब कह रहे हैं वो है कि लोग जाकर उनसे मिलते हैं। आप जिस तरह देख लें वो काफ लीग की मीटिंग जो वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उसमें भी जहांगीर खान तरीन से शिकायत हो रही है। अगर किसी की हो रही है, किसी को मसला है तो वो जहांगीर खान तरीन से जाकर कहता है, तो वो समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन वो शख्स है जिससे जाकर हमें बात करनी चाहिए, ना कि शाह महमूद कुरैशी। और ये भी कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक वक्त में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वजारत आला के लिए पंजाब की, और वो भी फिर वो इलेक्शन गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो वो हार गए, पंजाब से नहीं जीत सके, सेंटर से जीते, तो फिर ज़ाहिर विफाक में उनको कोई पोजीशन मिलनी थी। तो ये पुरानी चीज़ें भी चल रही हैं। शाह साहब बेसिकली चाहते थे कि पंजाब में ताज उनके सर पर हो वजारत आला का, वो नहीं हो सका। जी उसामा, माशाल्लाह आपकी नॉलेज इतनी है, आपने तमाम सवालों के जवाब तो खुद ही दे दिए। मैं कंवर साहब से बिल्कुल जो है वो उनकी बात को करूँगा कि उन्होंने सही बात की है। मसला ये है कि नायब सदर हैं पार्टी के शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी थे तरीन साहब, लेकिन नायल होने के बाद उनकी पार्टी में वो पोजीशन नहीं रही। लेकिन शुरू से जो इमरान खान का झुकाव है वो भी तरीन साहब की तरफ है, और इमरान खान के बाद अगर पार्टी में कोई ताकतवर शख्सियत है तो वो जहांगीर तरीन साहब है, फाइनेंशियली भी, और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। जबकि शाह महमूद कुरैशी की आपने बात बिल्कुल ठीक की कि वो वजारत आला पंजाब की लेना चाहते थे। उन्होंने इलेक्शन भी सूबाई असम्बली का कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वहाँ पे हार गए। जिस तरह आपने कहा वो स्टोरी भी आगे थी कि उनको हरवाया गया वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि जब तरीन साहब मौजूद नहीं होते तो उस वक्त मैंने देखा है कि इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी को काफ़ी अहमियत देते हैं, लेकिन तरीन साहब की मौजूदगी में शाह महमूद की अहमियत इमरान खान के सामने कम हो जाती है। इमरान खान उनसे ज़्यादा वक्त बात करते हैं या ज़्यादा मशवरे उनसे करते हैं, जो मशवरे तरीन साहब इमरान खान को देते हैं वो उन पर अमल भी करते हैं। तो ये एक टसल लगी हुई है, और ये टसल आपने देखा कि हर पार्टी में होती है। जैसे कि ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, अपना चौधरी निसार जो है वो शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे, लेकिन दोनों के दरमियान आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि दोनों वफाकी वज़रा होते थे, नवाज शरीफ के लेफ़्ट राइट बैठते थे, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती थी। लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो मंजरे आम पर भी नहीं आती थी, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ख़ास बयानबाजी नहीं करते थे। ये तो बाद में देखा गया कि परवेज़ रशीद चौधरी निसार के ख़िलाफ़ बयानात देते थे, चौधरी निसार ने फिर परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू करे। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ग्रुपिंग रही है। एक ज़माना था जब जरदारी साहब के ज़ेर अताब थे मरहूम अपना फ़हीम साहब, तो उस मखदूम फ़हीम, तो ये चीज़ें तो हर पार्टी में नज़र आती हैं और होती भी हैं, लेकिन उनको मंजर आम पे नहीं आना चाहिए। उससे बेसिकली नुकसान जो है वो पार्टी को ही होता है। तो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर और बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ पे उनकी गवर्नेंस के मसाइल हैं, दूसरी चीज़ों के। तो जब ये चीज़ें ट्विटर पे नज़र आती हैं, ट्विटर पे लड़ाई होती है, तो जो अपोजिशन को तो एक हंसने का मौका और बात करने का मौका मिलता भी है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनमें भी जो है बड़ी मायूसी फैल जाती है। जी, उनमें बड़ी मायूसी फैल जाती है। जी सही। लेकिन क्या हारून साहब, क्या ये कोई ख़तरे की बात है तहरीक इंसाफ के लिए? अभी आप फवाद चौधरी साहब वाला लेटेस्ट एपिसोड देख लें। नईम उल हक साहब फवाद चौधरी की जितनी सख्त लड़ाई हुई, लगता है कि ये तो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची।
और बाकायदा सख्त जुमले कहे गए। फवाद चौधरी साहब ने कुछ ढके छुपे अल्फाज में कहा, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, गालिब का शेर उन्होंने फिर बाकायदा उन्होंने मीडिया में भी कह दिया कि नईमुल हक साहब को तो पता ही कुछ नहीं होता। अब यहाँ तक बात हुई कि फवाद चौधरी साहब शायद वजारत से ही उनको हाथ धोने पड़े, इस्तीफा दे देंगे, अब जा रहे हैं, लेकिन मामला चल ही गए। अभी तक मेरा ख्याल है कि वो शायद टॉकिंग टर्म्स पर ना हो, लेकिन मामला चल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। यहाँ भी यही सिलसिला रहेगा, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, देखें ये तहरीक इंसाफ के अंदर 2011 के बाद से ये 3 सेंटर ऑफ पावर्स बन गए थे, जिसमें नईमुल हक साहब जो कि इमरान खान के हर वक्त साथ रहते हैं। जी, और उनके करीब होने की 40 साल कम से कम पुराना इनका साथ है। उनके सेंटर ऑफ पावर बनने की वजह यह है कि वो सबसे करीब इमरान खान के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। दूसरे शाह महमूद कुरैशी और तीसरे जहांगीर तरीन। ये तो पुरानी बात है ना, 8-9 साल से ये बात चल रही है। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जहांगीर तरीन साहब की वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी सी डिक्लाइन की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया जी कि मैं अब अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करूँगा। अब वो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, डिफरेंट और चीज़ें कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्रिकेट के अंदर उन्होंने टीम ले ली वगैरह। शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्टर भी बन गए, कैबिनेट मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, साउथ पंजाब से भी हैं, कल इलेक्शन भी जीत गए हैं। तो उनकी एक अहमियत जो थी वो इंटैक्ट रही, नईमुल हक साहब की भी रही। डिफरेंस सिर्फ ये आया इस दफ़ा कि असद उमर साहब की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी काबिल जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हुई और जहांगीर तरीन साहब वापस उसके अंदर। यानी जहांगीर तरीन साहब आपको लगता है कि बहुत शौक से नहीं वो आते, या वो ये कहते नहीं है कि नहीं मुझे बड़ी अहमियत दो या मैंने आना है? उनको बाकायदा कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की मजबूरी है कि उनको साथ लेना। नहीं, दोनों चीज़ें उनको आई एम श्योर बुरा तो नहीं लगता होगा अगर प्राइम मिनिस्टर उनको बुला रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो एक सेंटर ऑफ पावर जो है वो कम हो गया था, उसको असद उमर साहब की वजह से दोबारा मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई और बंदा नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार जो कमर साहब ने बात कही, और मेरे भी पर्सनल नॉलेज में है, बिजनेस कम्युनिटी हो, दीगर अहम शख्सियात हों, उन्होंने तो पंजाब के सियासतदानों कहा, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी कोई मसला होता है, जो बॉडीज हैं यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी की, वो भी जाकर अगर मिलती हैं तो जहांगीर खान तरीन से मिलती हैं। मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं उसामा भाई, देखिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लिखी गई है, इधर फाइनल सिग्नेचर जो है वो सेक्रेटरी का होता है। ये मैं पहले भी बारहा डिफरेंट चैनल्स पे और डिफरेंट प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने शुरू में पंजाब के अंदर मीटिंग्स बाकायदा अटेंड की, कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड की, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में अटेंड की। उन मीटिंग्स के बाद जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा मीटिंग्स देना शुरू कर दी, और मुझे इस बात का मैं प्रिवी हूँ इस इन्फॉर्मेशन में कि एक मीटिंग में कुछ सेक्रेटरीज थे, उन्होंने कहा जनाब कि ये चीफ मिनिस्टर से साइन करा के लाएँ तो फिर हम करेंगे। जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने कहा मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा सीनियर लीडर हैं और सेक्रेटरीज अगर इस तरह के। सो जहांगीर तरीन साहब का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहें भी तो इतनी आसान बात नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है, उसमें एक मुख्तसर तीनों से आपसे सवाल, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद हमने दूसरे अपने मौजू की तरफ जाना है। महंगाई और पेट्रोल का वो सारा मामला वो बहुत आम है। अब क्या होगा इसके बाद? जहांगीर खान तरीन साहब और बैक फुट पर जाएंगे या अब भी फ्रंट फुट पर खेलेंगे? और ये इमरान खान पर डिपेंड करता है। जिस तरह आप देखिए काफली की मीटिंग का मैं हवाला दे रहा हूँ, दीगर जगहों से लोग उनके पास जाएंगे तो वो क्या इनकार करेंगे कि जनाब नहीं मेरे से ना मिला करें या मुझे ना बुलाया करें? इमरान खान साहब से कह देंगे कि नहीं मैं नहीं आना चाहता, या अब भी वही काम चलता रहेगा और शाह महमूद साहब को थोड़ा पीछे हटना होगा? हारून साहब पहले आप। जी, मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे हैं बिजनेसमैन जाते हैं, दूसरे लोग जहांगीर तरीन साहब के पास जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, वो वेंट आउट करने जाते हैं। तो उनको है कि कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं तो दादरसी, कहीं तो मेरी बात सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब इफेक्टिवली कोई रोल प्ले कर सकें इस सिचुएशन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है। अच्छा, लेकिन वो अब भी क्या काबीना की मीटिंग्स में नजर आएंगे, अहम रोल में रहेंगे, या बिल्कुल अहम रोल इस सेंस में कि वो बिलवास्ता यानी कि जिस तरह का भी है, जिस पर अब भी उनको शक, अभी भी वो कोई वजारत तो नहीं ले सके, लेकिन ये रोल उनका रहेगा। नसीम सिद्दीकी साहब। सर जी बिल्कुल, देखें जहांगीर तरीन की एक बड़ी अहमियत है पार्टी के अंदर, और इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती भी बहुत है। और उन्होंने जैसे आज अपने ट्वीट में भी जहांगीर तरीन ने लिखा है कि थिक एंड थिन में मैं हमेशा इमरान खान के साथ रहूं, पार्टी के साथ रहूं और मरते दम तक मैं उनके साथ रहूंगा। तो उनकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो इमरान खान उनको पर्सनली लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जब भी वो आते हैं उनके साथ बड़ा उनका अच्छा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है,
तो जहांगीर तरीन का जो रोल है वो यही रहेगा। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है, कुछ पीछे हटेंगे मजीद या यही रोल रहेगा? देखें उसामा, दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको शाह साहब ने परेशान किए। एक तो जो साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बन रहा है, साउथ पंजाब सूबा भी बन सकता है, तो जो फंड्स जा सकते हैं, जो पॉसिबल मैक्सिमम फंडिंग लग सकती है, अगर तरीन साहब का इतना इन्फ्लुएंस रहा तो तरीन साहब के इलाकों में वो फंडिंग जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो तरीन साहब के बेटे ने जो क्रिकेट फ्रेंचाइज ली है, उससे वो ये करने जा रहे हैं कि कल को अगर साउथ पंजाब सूबा बनता है तो वो जो जितनी यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कल को तो एक अली तरीन एक नया पॉलिटिकल मॉडल लेके आ जाएगा साउथ पंजाब में, और वो बेशक वो इतना इंडिपेंडेंट मॉडल होगा कि पीटीआई की सपोर्ट ना भी हुई तो शायद वो साउथ पंजाब में आगे आ जाए। जी जी, अच्छा चलें, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आगे हमने बात करनी है पेट्रोल की कि इससे अब क्या असरात होंगे। एक तो इंटरनल चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ को, और ये अब बाहर का चैलेंज, माशी चैलेंज, इससे किस तरह तहरीक इंसाफ निपटेगी, आगे क्या होगा, कितना दबाव आ सकता है इस हुकूमत पर। ब्रेक के बाद बात करते हैं। लोग तो ये देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर, घरों में भी एक मसला खड़ा हो चुका है, और वो है महंगाई का। ये लड़ाई से लोगों को शायद इतना सरोकार ना हो, ये तहरीक इंसाफ लड़ती है, लड़ती रहे, लेकिन लोगों के मसाइल ये हैं कि वो हालात से कैसे लड़ें, कैसे मुकाबला करें इन हालात का जिसमें मईशत की बुरी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, और हुकूमत जो भी कदम उठाती है वो लगता है कि वो उल्टा ही पड़ता है। यानी अभी ब्रेक में भी बात हो रही थी कि कोशिश ये कि जनाब, हम इमरान खान साहब ने दावा किया था मैं आ जाऊंगा तो टैक्स नेट हम बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ जाएगा और उससे हमारे खर्चे पूरे होंगे, हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उल्टा असर हुआ, 300 अरब रुपए का तो 9 माह में तकरीबन खसारा हो गया, और अभी पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, और वो आ गया जो माजी में हुकूमतें करती थी। तो ये इमरान खान साहब ने शायद एक और यू टर्न लिया है कि नहीं जनाब, हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो जहां से पैसा पहले आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, गरीब लोगों पर जिस तरह टैक्स पड़ता है, GST पड़ता है, जो कुछ होता है, पेट्रोल बेहतरीन चीज़ है पैसा कमाने के लिए, हुकूमत के लिए, इसलिए कि इससे तेज़ी से और इससे ज़्यादा पैसा आ ही नहीं सकता। तो आसान तेज़ तरीन काम यही है कि पेट्रोल पर की कीमत बढ़ाओ, वहां से टैक्स ले लो। हारून साहब, क्या इससे मुश्किलात हल हो जाएंगी? इस तरह पेट्रोल से पैसा इकट्ठा करने से हुकूमत की पैसे आ जाएंगे, FBR का शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा, हुकूमत अपने खर्चे चला सकेगी, क्या बहुत बेहतरी हो जाएगी इससे? देखिए, ज़रा मुझे 10 सेकंड दें, मैं ज़रा ये पेट्रोल की आपको स्टोरी सुनाऊँ क्या? जी ज़रूर ज़रूर। 65 रुपये 73 पैसे जो है ये पेट्रोल की कॉस्ट है जी। ये तो अब मुझे असद उमर की याद आ गई आपकी इस बात से। इसके ऊपर तो मार्जिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बातें किया करते थे। ये अब असद उमर साहब के फिगर्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके ऊपर 5.7% जो है मार्जिन है। उसके बाद ऑल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 4% है। उसके ऊपर डीलर्स का कमीशन 5.3%। उसके बाद ये तकरीबन 15% बन जाता है। उसके बाद आप सुने, पेट्रोलियम लेवी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये टैक्स है जो कि फेडरल गवर्नमेंट 13.6%। उसके बाद सेल्स टैक्स 21.8%। माशाल्लाह। सो टोटल आपका जो 65 रुपये 73 पैसे है, ये तकरीबन 99 रुपीज़ बन जाता है। यानी कि इस 65 रुपये 73 पैसे के ऊपर 50% मार्जिन्स, ड्यूटीज़, टैक्सेस, लेवीज़ लगा के तो आपको तकरीबन 100 रुपये का ये पेट्रोल मिल रहा है जी। अच्छा, अब जब हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप कहते हैं कि जी आपने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो आप यहाँ पे 35% टैक्स लगा रहे हैं मसलन पेट्रोल के ऊपर, तो 22 करोड़ लोग तो वैसे ही टैक्स दे रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं टैक्स नेट इंक्रीज करना है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। बात सही है आपकी। तो इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस लोगों को आने की ज़रूरत है। ये बहुत इनएक्सपीरियंस टीम की कारकर्दगी है। अब तो हम 8 महीने से सफ़र कर रहे हैं पूरी कौम। अगर इस किस्म की इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आपका फोकस होगा तो डायरेक्ट टैक्सेस को आप भूल जाएं। ये पिछले 70 साल से यही हो रहा है। नहीं, कोशिश तो की ना जी, देखें, कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन FBR आप देख रहे हैं वो तो 300 अरब के खसारे में चला गया 9 महीने में। जी, उसकी वजह
अब आप एफबीआर को कहते हैं, एफबीआर का चेयरमैन आप एक डीएमजी ऑफिसर ले आते हैं, अरे भाई उसका क्या ताल्लुक है टैक्स इकट्ठा करने से। उनसे पहले जो साहब थे वो प्रोफेशनल थे, वो टैक्स डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एमनेस्टी स्कीम लेकर आई जो कि 3 साल का प्लान था, उनको 1 साल बाद हटा के एक टोटली नॉन प्रोफेशनल उस फील्ड का जो बंदा है उसको लगा दिया है। अब उनको कुछ पता नहीं टैक्स कैसे इकट्ठा करना है। उन्होंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर वो इसलिए कि वो नून लीग की टीम थी, वो सारे ही बदनाम लोग थे, वो बहुत बुरे लोग थे, जो भी वजह थी। मैं तो आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ कि अब वो आप देखें जब ये नॉन प्रोफेशनल टीम आई और ऊपर से प्रेशर पड़ा तो उन्होंने उन्हीं लोगों के ऊपर जारी कर दी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि उनको पकड़ें, आप जैसे मेरे जैसे लोग उन्हीं पर बोझ, और गरीब आदमी। सर हमारी तो चले एक और बात है, जो पता नहीं मोटरसाइकिल में किस तरह पेट्रोल डलवाता था। नसीम साहब आप क्या कहेंगे, इससे क्या मसाइल हल हो जाएंगे? जो हुकूमत के पास पैसे नहीं थे वो आ जाएंगे, और क्या लोग बर्दाश्त कर सकेंगे? अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कीमतें खरीद तो लोगों की कम होती चली जा रही है, महंगाई पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है और रिकॉर्ड सतह तक गई है, पिछले 4 साल के में रिकॉर्ड बनाया है, और उसमें बिजली की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें कीमत बढ़ी है, और अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद ये तो और इजाफा होगा। ये रिपोर्ट स्टेट बैंक जो कह रहा था ये तो इस कीमत में इजाफे से पहले की बात है, अब तो फिर वही किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीजों की और कीमत बढ़ जाएगी, तो बेरोजगारी पहले है, इससे क्या होगा? आपने सही किया, पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है आप देखें कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और ये सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी, आपने देखे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे मीडिया हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकाला गया, उसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स में बिजनेसमैन जो पहले से टैक्स दे रहे थे, मेरी कुछ पिछले दिनों मुलाकात हुई है बिजनेसमैन लोगों से, उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारे पे सख्तियाँ की जा रही हैं, करप्शन का रेट बढ़ गया है, वो करप्शन पहले से ज़्यादा वो हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं और हमें ही तंग किया जा रहा है जो पहले से टैक्स दे रहे थे। तो महंगाई बढ़ने से आवाम के ऊपर बहुत बोझ आ गया और आवाम बहुत चले दब गई। आप देखें कि बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ गए हैं, गैस के बिल जो है वो डबल ट्रिपल आ रहे हैं और लोग जो है वो रो रहे हैं इस वक्त बिल देने के लिए और उनके पास कुछ ज़रिए आमदनी नहीं है। असल में ये पीटीआई की गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इन्होंने कंटेनर के ऊपर भी खड़े होकर, उसके अलावा भी आप देखें कि असेंबली में असद उमर साहब बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते थे लेकिन उनकी कोई प्रेपरेशन नहीं थी। जिस तरह बरतानिया में होता है कि अपोजिशन एक शेडो काबीना बना लेती है और साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ का भी ऐलान करती है और साथ साथ अपना होमवर्क भी तैयार रखती है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। इन लोगों को गवर्नमेंट में तो आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इन्होंने भरपूर कोशिशें भी उसके लिए की हैं, लेकिन इनकी प्रेपरेशन कोई नहीं थी। जैसे कि हारून साहब ने पहले कहा कि सारा डिपेंड असद उमर के साथ किया जा रहा था, लेकिन असद उमर साहब की परफॉर्मेंस अभी तक निकल के कोई सामने नहीं आई है। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उस वक्त दिया करते थे, अब उस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स वो देने के काबिल नहीं है। मुझे याद है कि जब 2018 के शुरू में पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो इमरान खान साहब का भी बड़ा ट्वीट आया था, असद उमर का भी ट्वीट आया था कि ये क्या बम जो है वो गरीब आवाम के ऊपर फोड़ दिया गया है, इसको वापस लिया जाए। तो अब वो सेम चीज़ें ये लोग भी वही कर रहे हैं। उसी तरह आप देखें पेट्रोल की प्राइसें, और जब आपको पता है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हर खुर्द-ओ-नोश अशिया की कीमतें उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब महंगी होगी तो बाकी चीज़ें भी महंगी होगी और आवाम इस वक्त महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं, बल्कि उनकी चीखें तक निकल चुकी हैं। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि आपने कहा था कि हम अपोजिशन को रुलाएंगे, उनकी चीखें निकलेंगी, तो आप आवाम की तो कम अज़ कम चीखें ना निकलवाएं, आवाम को तो इस बुरे हाल में ना ले जाएं। तो इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और अभी भी कोई चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही, कोई तैयारी इनकी ऐसी नज़र नहीं आ रही जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। मेरी 5 दिन पहले जब जर्नलिस्ट की इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बैरून मुल्क आपके आने से बड़ा अच्छा इंप्रेशन गया है, करप्शन नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लेकिन जो इलेक्शन में आपने आवाम के साथ वादे किए थे उसके समरात आवाम तक कब पहुंचेंगे? आवाम को ये फिगर्स नहीं चाहिए, उनको ये नहीं, IMF उनको नहीं पता, वो वर्ल्ड बैंक नहीं जानते, वो तो जो एक गरीब बंदा रोटी लेने जाता है या उसका सब्ज़ी लेने जाता है वो उसको कंसर्न उससे है, उसके घर का बिल अगर ज़्यादा आ गया तो वो कहाँ से देगा? उसकी तो एक लिमिटेड सैलरी है जो पहली को मिलती है। तो आवाम चाहती है कि उसको इन चीज़ों के जो भी आप पॉलिसीज़ ला रहे हैं उसके समरात मिलने शुरू हो ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 महीने मुश्किल हैं, 6 महीने बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, 6 महीने में दे दें, लेकिन फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो मुशीर तिजारत हैं वज़ीर आज़म के, वो तो कह रहे हैं कि जनाब अभी लोग बर्दाश्त करें, अवाम बर्दाश्त करें, मुश्किलात आने वाली हैं। तो ये तो अब 8 महीने गुजरने के बाद कमर साहब ये कहा जा रहा है कि अभी तो मुश्किलात आनी है,
तो ये महीने सालों में बदलेंगे, क्या होगा? देखें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो रिलीफ मिला वो किसी भी गवर्नमेंट को पिछले 10 साल नहीं मिला। 2013 में जब मियाँ साहब आए थे तो तकरीबन थोड़े ही पैसे को $1.5-2 अरब डॉलर मिला था सऊदी अरब से और IMF के पास जाना पड़ा। इसी तरह जरदारी साहब को भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फोरम बना था 2008 में, तो जो पैसे मिलने थे वो जापान में बना था, कुछ ना मिला। खान साहब तो इस हवाले से बहुत लकी, सऊदी अरब, UAE, चाइना, कतर सारे हाथ भी बटा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रहा है? अभी जो लेटेस्ट ये ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं उसका जो टारगेट इमरान उसाद उमर साहब ने IMF को दिया था तो मैं 4 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठे कर लूँगा। अभी हुआ यह है कि तकरीबन 2.7 ट्रिलियन इकट्ठे हुए हैं 9 महीनों में, और उसकी जो करने 3 ट्रिलियन थे। अब प्रॉब्लम यह है कि FBR के लोगों से पूछें तो वो कहते हैं जी कि इकॉनमी के अंदर जो है वो हालत ही उसकी इतनी है, इसको मजीद स्क्वीज नहीं किया जा सकता, ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठे किए जा सकते। और अबव ऑल इन्होंने क्या किया है कि इनको आज कीमतें इसलिए बढ़ाना पड़ी कि इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे उनको भी रोका डॉलर बचाने के लिए। अब उससे ये क्या हुआ कि जो इकोनॉमी का पहिया चलता वो पहिया भी रुका। फिर बहुत सारे जो बिजनेसेस को ये पैसा देते थे, इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पैसा देते थे, हर तरफ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो भी रुक गए। उससे ये हुआ कि वो जो रेवेन्यू जनरेट होता था, टैक्सेस आते थे, वो भी बंद होना शुरू हो गए। एमनेस्टी स्कीम देनी है, एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, हमने इनके बिजनेसमैनों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। FBR कुछ कह रहा है, दाऊद साहब कुछ कह रहे हैं, इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। ये इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि बिजनेसमैन कन्विंस नहीं हो पा रहा FBR के ऊपर से भी। फिर आप देखें कि इसके बाद जो क्या उसे बोलते हैं IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। बहुत देर तो देखिए मार्केट्स तो इंतजार नहीं करती। एक कराची में एक गोली चलती थी तो कारोबार बंद हो जाता था। तो आप कैसे तसव्वुर करेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी इकोनॉमी के साथ क्या करना है। और इसी तरह अगर देखा जाए जो सैलरीज के ऊपर टैक्सेस मिलते थे गवर्नमेंट को, जो नवाज शरीफ साहब ने जाते हुए उसके ऊपर बैन लगा दिया कि अब वो तो तकरीबन 25 अरब रुपए होते थे वो भी नहीं मिले। 100 अरब के करीब पैसा मिलता था जो कार्ड्स, जो हम ये जो मोबाइल कार्ड्स होते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर दिए गए थे। फिर अपनी भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। कुछ पिछले अदारों की वजह से प्रॉब्लम्स आई, कुछ इनकैपेसिटी की वजह से प्रॉब्लम है, और कुछ जो क्लैरिटी न होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं। जब ये सारी चीजें मिक्स होती हैं तो फिर प्रॉब्लम मजीद बढ़ता है। अच्छा, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। हारून साहब, मैं चाह रहा हूँ चूँकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इस सारी गुफ्तगू का समअप करते हुए, आसान हुकूमत कहेगी जी बड़ा आसान है तनकीद करना, हम क्यों करेंगे, हम तो अवामी हुकूमत है, हम तो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, हम क्यों लोगों पर बोझ डालेंगे, हम मजबूर हैं। सोल्यूशन किधर है, हल क्या है, आप बता दें, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, 2 बातें। आपकी जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से आपका जो फिस्कल यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उस पर 500 अरब का टीका लग गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी टैक्स कलेक्शन इस साल तकरीबन 500 अरब वैसे ही कम होगी, तो 1000 अरब का ये आपको टीका लग गया। उसके बाद आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वो 1000 से 1200 अरब रुपए का लॉस कर रही हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। 1000 और ये 1200, 2200 हो गया। उसके बाद सर्कुलर डेट आपका 1600 अरब के ऊपर पहुंच गया, दिन का 2 अरब रुपए का ये आपका लॉस हो रहा है, तो ये 1600 अरब का टीका। अब आप मुझे बताएं कि टोटल आपकी कलेक्शन जो है वो को 3500 अरब के करीब, उससे ज़्यादा हो सकती, और यहाँ पे कोई 3600-3700, तो इन 3 हेड्स के अंदर हो गया। जी। तो फाइनली समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान 2 अरब डॉलर पर मंथ के डेफिसिट के अंदर है। आपको ऐसी टीम चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि इसका सोल्यूशन निकाल सकें। उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करें, सर्कुलर डेट एनर्जी के इशू को सॉल्व करें, एक्सपोर्ट्स इस तरह से नहीं बढ़ेंगी। रज़ाक दाऊद साहब, आपसे बहुत माजरत के साथ अर्ज़ है कि $3.5 बिलियन का आपने ठेका लिया है, कोई आपकी इखलाकी जवाब नहीं बनता, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, वी रिस्पेक्ट यू। जो ये तो क्लियर होगा कि जो 8 महीने से हुकूमत कर रही है उससे तो मामला हल नहीं होंगे, कुछ और सोचना होगा, या तो कुछ नए लोगों को लाना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कुछ बेहतर सोचना होगा। इस तरह से हालात ठीक नहीं होने जा रहे, ये तो बद से बदतर हो रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।